मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे USA B1 B2 वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप 2023 में USA के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आ सकती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि B1 B2 वीज़ा के लिए हमें सबसे पहले DS-160 फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप DS-160 फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं करना। जब आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। बट होता क्या है कि कई बार वीज़ा ऑफिसर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर ही है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे। तो कोशिश मैंने इस वीडियो में की है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट का पता हो कि कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन पेज होना चाहिए। जब आप DS-160 फॉर्म को सबमिट करते हैं, तब वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन पेज जो है वो मिल जाता है। आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। फिर हमें इंस्ट्रक्शन पेज चाहिए। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करते हैं, तब ये इंस्ट्रक्शन पेज का हम वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं, यानी कि अगर आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आपने दोबारा इस पासपोर्ट को रिन्यू किया है, तब आपने पुराना पासपोर्ट भी साथ में कैरी करना है। उसके बाद आपने अदर डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं। ये वीज़ा ऑफिसर डिमांड कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे डिमांड करेगा ही करेगा, बट किसी केस में अगर वीज़ा ऑफिसर चाहे तो इन एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी डिमांड कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी डिटेल और पर्पस ऑफ विज़िट की। तो हमें वीज़ा ऑफिसर को यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेके आना है कि जो हमारा पर्पस ऑफ विज़िट है वो USA जाने का बिल्कुल जेन्युइन है, और जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तब हम वापस अपनी होम कंट्री आ जाएंगे। अगर वीज़ा ऑफिसर को 1% भी लगा कि आप वहाँ पे जाके मूव कर जाओगे या वापस अपनी कंट्री नहीं आओगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। यहाँ हमारे पास एक कवर लेटर होना चाहिए, जहाँ पे हम डिटेल देंगे कि हम कौन सी डेट को USA जाना चाहते हैं और कौन सी डेट को वहाँ से हम वापस अपनी होम कंट्री आएंगे, और आपके क्या प्लान्स हैं वहाँ। इनकेस आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई शादी अटेंड करनी है या कोई इवेंट अटेंड करना है, तब भी आप यहाँ पे जो डिटेल है वो दे सकते हैं। उसके बाद में हमें फ़्लाइट डिटेल्स देनी है। इन केस कोई ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो 100% रिफ़ंड देती है, तब आप जो अपनी टिकट है कंफर्म टिकट साथ में लगा सकते हैं। इन केस नहीं देती, तब भी आप जस्ट एक पेपर पे अपनी फ़्लाइट डिटेल लिख सकते हैं कि मैं इस तारीख को यहाँ से मूव करूँगा, मैं इस एयरलाइन से जाऊँगा, तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में आप होटल रिज़र्वेशन दे सकते हैं इनकेस आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है। यहाँ पे होटल रिज़र्वेशन भी कंफर्म नहीं चाहिए। इनकेस कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको कंफर्म होटल बुकिंग दे देते हैं बिना किसी पैसे से, तो आप चाहें तो उन वेबसाइट का प्रिंट आउट यहाँ पे दे सकते हैं। इन केस आप किसी इवेंट या किसी कॉन्फ्रेंस को वहाँ अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप सपोर्ट लेटर भी दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, और इन केस आप USA में जाके कोई इवेंट अटेंड करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज़र से भी आप एक सपोर्ट लेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन जो डॉक्यूमेंट से हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा US जाने का पर्पस है वो बिल्कुल लेगिट है। उसके बाद में हमें जो हमारी होम कंट्री है उसके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो शो करने पड़ते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को जब तक लगेगा नहीं कि आप वापस इंडिया आओगे, तब तक वो आपको वीज़ा देने में कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जॉब लेटर होना चाहिए। इनकेस आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, आप NOC ले सकते हैं, आप पे स्लिप यहाँ पे ले सकते हैं, आप पिछले 2-3 साल की ITR यहाँ पे दे सकते हैं। इनकेस आपका अपना बिजनेस है, तब आप अपनी जो बिजनेस की इनवॉइसेस हैं वो दे सकते हैं, बिजनेस की ITR दे सकते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट दे सकते हैं, इवन के आप जो GST डिटेल है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। इन केस आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर फैमिली टाइज शो कर सकते हैं कि जब हम USA जाएंगे तो हमारी जो फैमिली है वो इंडिया में है और मुझे वीज़ा के बाद वापस यहाँ पे आना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर स्पाउस पासपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपके स्पाउस के पासपोर्ट में आपका नेम होगा
अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, तो आप उनकी भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। बेसिक इन डॉक्यूमेंट्स की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ये तब पड़ती है जब हमें अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज जो शो करने हैं। काफ़ी वीज़ा में सिर्फ इसी कंडीशन के चलते जो है हमारी रिफ्यूज़ल आ जाती है। उसके बाद में हमें प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में जानकारी देनी है। देखो, प्रूफ ऑफ फंड्स भी जो है एक स्ट्रॉन्ग टाई अप्स के प्रूफ को ही आगे लेके जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे अच्छी आमदनी है, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो हम डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डिटेल शो नहीं करते तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर के भी डाउट आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए और वो रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है और अभी मेरे सेविंग अकाउंट में कोई ख़ास पैसे नहीं हैं, तो मैं एक किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से लोन लेके एकदम से उसमें 8-10 लाख रुपया जो है वो डाल देता हूँ। तो जब वीज़ा ऑफिसर हमारी बैंक स्टेटमेंट को चेक करेगा तो उसे ये बिल्कुल लगेगा कि हाँ, इसने सिर्फ एक अकाउंट को एक बढ़ाने के लिए या हमें वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जब इन्होंने सबमिट करनी थी तो एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बढ़ाया है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने रेगुलर जो ट्रांजिशंस हैं वो करनी है कि हर मंथ आपकी ट्रांजिशन है वो बैंक में आ रही हैं और वो स्टेबल हों, रनिंग हो कि आप पैसा वहाँ पे क्रेडिट भी करें और डेबिट भी करें। ऐसा ना हो कि एक बार आपने पैसा डाल दिया और उसके बाद में आप उसे निकलवाएं ही ना। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, इनकेस आपकी किसी पॉलिसी है आप वो भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि इनकेस आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आप वो भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंट आ रहा है वो भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो पे स्लिप भी दे सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो वीज़ा ऑफिसर से डिमांड करे। तो आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो साथ लेके ही जाएं। अब उसके बाद हमें इनविटेशन लेटर चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई यूएसए में है तब आप उनसे एक इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर होगा तब आपकी जो फाइल है वो भी फास्ट प्रोसेस होगी और आपके जो वीज़ा आने के चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेसिक जो आउटलाइन है वो तैयार की है। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो आप कवर लेटर बना भी सकते हैं। काफ़ी जो गूगल पे ऑलरेडी सैम्पल्स अवेलेबल हैं, तो आपको जैसे आपकी पोजीशन के हिसाब से जो भी सूटेबल लगती है आप एक कवर लेटर को बनाएं और इनविटेशन लेटर ज़रूर मंगवाएं। यहाँ पे उनका डिटेल होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका सिग्नेचर होगा। तो ये जो इनविटेशन लेटर है ये काफ़ी सपोर्ट करेगा आपकी फ़ाइल को। तो सबसे शुरू में हमने बात की थी कन्फर्मेशन पेज ऑफ DS 160, तो वो दिखता कैसा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन पेज है। जब आप DS 160 फॉर्म को फिल कर लेते हैं उसके बाद में सबमिट करते हैं तब ये जो फॉर्म है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी जो कंट्री है वो होगी, जेंडर, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ डिटेल होगा यहाँ पे। आपने ये भी साथ में कैरी करना है। उसके बाद में जो आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल की है और जो उसकी इंस्ट्रक्शन पेज है वो भी आपने कैरी करना है। और उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने कैरी करने हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जितने भी आपके डाउट्स थे B1 B2 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अभी भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो इसे कमेंट में टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।